जोहार नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद हम आपके लिए झारखंड के इस बार सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले हजारीबाग लोकसभा सीट का ताज़ा और सटीक समीकरण लेकर आए हैं। इस समीकरण में आप देखेंगे कौन सा पार्टी अपना खूंटा गाड़ने में कामयाब होती है। क्या इस बार कांग्रेस यहां से अपना परचम लहराने में कामयाब होगा या फिर भाजपा से पिछली बार चुनाव जीत चुके जयंत सिन्हा के जगह नए उम्मीदवार मनीष जायसवाल बीजेपी का विजय अभियान जारी रख पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार हजारीबाग का ताज किसके सर सजेगी? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सबसे सटीक और सही समीकरण की। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक रहे जेपी भाई पटेल के पाला बदल के बाद अब हजारीबाग के दंगल में उतरने की चर्चा तेज है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा आम है कि ईडी के छापेमारी के बाद अब कांग्रेस के रणनीतिकारों के द्वारा बदले हालात में जेपी भाई पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी है। इस दावे को बल झारखंड में कांग्रेस की बदली सियासत से भी मिल रहा है। जिन कांग्रेसी रणनीतिकारों को कभी सुस्त और दिशाविहीन बताया जा रहा था, उनकी सुस्ती पर तंज कसा जा रहा था और यह दावा किया जा रहा था कि झारखंड कांग्रेस के पास ना तो कोई चेहरा है और ना ही कोई सियासी रणनीति। कांग्रेस की नाव कितनी आगे बढ़ेगी और कितनी डूबेगी, सब कुछ झामुमो की बिछाई सियासत बिसात से तय होगा। लेकिन इन दावों के बीच प्रदेश प्रभारी मीर ने भाजपा के मुख्य सचेतक जेपी भाई पटेल को पंजे की सवारी कराकर साबित कर दिया कि कांग्रेस की रणनीतिकार ना तो सुस्त है और ना ही दिशाविहीन। हालांकि संगठन के अंदर कई समस्याएं जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका उपचार नहीं किया जा सके। इसे झारखंड में मीर का साइड इफेक्ट माना जा सकता है। लेकिन यदि सियासी गलियारों में तैर रही इस दावे में दम है कि हजारीबाग के दंगल से अंबा की विदाई पर मुहर लग चुकी है और बदले के सियासी हालात में जेपी भाई पटेल के कंधे पर मनीष जायसवाल को रोकने की जिम्मेवारी सौंप दी गई है, तो सवाल खड़ा होता है कि जेपी भाई पटेल मनीष जायसवाल की राह में कितनी बड़ी चुनौती होंगी। क्या जेपी भाई पटेल के पास वह सामाजिक आधार है जिसके बूते वह भाजपा को एक चुनौती पेश कर सके? और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जेपी भाई की उम्मीदवारी सामने आने के बाद कल तक संसद जाने का सपना संजो रही अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र शाह अब उसी उत्साह और लगन के साथ कांग्रेस की जीत के लिए मोर्चाबंदी तैयार करेंगे? क्योंकि यह कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है कि लंबे समय से योगेंद्र शाह की चाहत हजारीबाग के अखाड़े में उतरने की रही है और लंबे समय के बाद इस बार यह सियासी चाहत अंबा के रूप में पूरी होती नजर आ रही थी। लेकिन इन वक्त पर ईडी की एंट्री हुई और कथित रूप से अंबा का खेल बिगड़ गया। क्या योगेंद्र शाह इस बदले हालात की हकीकत को स्वीकार करेंगे? फिलहाल इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ सवाल जेपी भाई पटेल की सियासी कुव्वत और सामाजिक जनाधार का है। तो बता दें कि जिस विधानसभा मांडू से जेपी भाई पटेल ने अपनी सियासत की शुरुआत 2011 में झामुमो तो वर्ष 2019 में कमल की सवारी कर विधानसभा पहुंचे हैं, वह मांडू विधानसभा की सीट भी इसी हजारीबाग संसदीय सीट के अंतर्गत आता है और इसी संसदीय सीट का एक दूसरा विधानसभा बड़कागांव से अंबा प्रसाद विधायक है। एक तरफ जहां बड़कागांव में योगेंद्र शाह का मजबूत जनाधार माना जाता है, वहीं मांडू विधानसभा में कभी जेपी भाई पटेल के पिता टेकलाल महतो की तूती बोलती थी। जेपी भाई पटेल वही टेकलाल महतो की उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि इस संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाला एक और सीट बरही पर कांग्रेस का कब्जा है। उमाशंकर अकेला 2009 में भाजपा के टिकट पर तो इस बार 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे हैं। इस प्रकार फिलहाल बरही, मांडू और बड़कागांव विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है, तो रामगढ़ से आजसू की सुनीता चौधरी और हजारीबाग सदर से खुद मनीष जायसवाल विधायक हैं। यानी कि विधानसभा के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखता है।
लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि हजारीबाग में कांग्रेस पिछले 50 वर्षों से सूखे का शिकार है। अंतिम बार 1984 में दामोदर पांडे ने यहां से कांग्रेस का झंडा बुलंद किया था। इस प्रकार जेपी भाई पटेल के सामने न सिर्फ मनीष जायसवाल को सियासी शिकस्त देने की है, बल्कि 50 वर्षों का कांग्रेस का सूखा समाप्त करने की भी चुनौती है। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले हमें हजारीबाग के सामाजिक समीकरण को भी समझना होगा। एक अनुमान के अनुसार हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी करीबन 15%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 12%, अल्पसंख्यक 18%, जबकि कुर्मी महतो की आबादी करीबन 15%, यादव 4% है। और इसी सामाजिक समीकरण से जेपी भाई पटेल में कांग्रेस ने उम्मीद पाली है, क्योंकि इन 50 वर्षों में कांग्रेस ने जिन जिन सियासी सुरमाओं को मैदान में उतारा, उन सारे सियासी सुरमाओं के पास कोई व्यापक सामाजिक आधार नहीं था। बहुत हद तक कांग्रेस इस बार वह कमी पूरी करती दिख रही है। निश्चित रूप से जेपी भाई पटेल के चेहरे के साथ 15% कुर्मी महतो मतदाता जुड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार अर्जुन मुंडा ने कहा था कि कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे, पर वह इसमें कामयाब नहीं हो सके और इससे कुर्मी मतदाता काफ़ी नाराज दिख रहे हैं, जिसका फायदा जेपी भाई पटेल को मिलने वाली है। उसी आधार पर 4% यादव और 12% आदिवासी, यानी कि 49% आधार मतों के साथ अपनी लड़ाई की शुरुआत कर सकती है। इसके बाद की लड़ाई अनुसूचित जाति और दूसरे पिछड़ी जातियों की गोलबंदी कर तैयार की जा सकती है। कुर्मी महतो के साथ ही पिछड़ा आदिवासी और अल्पसंख्यकों की युगलबंदी से जेपी भाई पटेल को मिल सकती है मदद। लेकिन यहाँ यह भी याद रहे कि सामने भाजपा खड़ी है, जिसके दाव पर चुनावी प्रचार प्रसार का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। आज उसके पास पीएम मोदी का चेहरा और मनीष जायसवाल के रूप में हिंदुत्ववादी चेहरा है, जो पिछले कई वर्षों से हजारीबाग में अपने चेहरे को इसी रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि हजारीबाग में इस बार बाहरी भीतरी का संघर्ष जोर पकड़ रहा है, और यदि यह नारा जमीनी तक उतरता है तो मनीष जायसवाल का बाहरी चेहरा होना और जेपी भाई पटेल के पक्ष में जा सकता है, और कुर्मी महतो के साथ ही पिछड़ा आदिवासी और अल्पसंख्यकों की युगलबंदी भी जेपी भाई पटेल को मदद पहुंचा सकती है। अब देखना होगा कि हजारीबाग में बाहरी भीतरी का संघर्ष रंग लाता है, या फिर मोदी का चेहरा एक बार फिर से कमल दिखाता है, या अपने सामाजिक समीकरण के बल पर जेपी भाई पटेल कांग्रेस का 50 वर्ष का सूखा समाप्त करने में कामयाब होता है। फिलहाल यह लड़ाई दो नए और युवा सियासी चेहरों के बीच है, और सबों की निगाहें इस पर बनी हुई है।